पेरेंट्स नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 26 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का, दैट इज़ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो बोलो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। रिसेंटली आरजीआई डायरेक्टेड स्टेट्स टू इंश्योर यूनिवर्सल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एज पर आरबीडी एक्ट 1969। ठीक है। और ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर डिक्लेयर्ड रजिस्ट्रार्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स मस्ट नोटिफाई इवेंट्स। मेडिकल ऑफिसर्स को कितने दिन में नोटिफाई करना पड़ेगा? 21 दिन में। ठीक है, बर्थ और डेथ वगैरह के बारे में। फिर विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड री थिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। तो री थिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ऑप्शंस आर नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। क्या है सही आंसर? नीति आयोग। नीति आयोग किसके साथ कोलैबोरेशन में? IAMAI के साथ मिलकर रिलीज़ की है रिपोर्ट री थिंकिंग होम स्टेज, एम्फेसाइजिंग देयर रोल इन लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चरल टूरिज्म एंड जॉब क्रिएशन। ये एडवोकेट करता है लाइट टच रेगुलेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू एंश्योर सेफ्टी, हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। Partners like Make My Trip and Airbnb were engaged, making the sector resilient through public-private collaboration and adoption of best practices from states. ठीक है। The third question is which tiger reserve have become India's second biggest tiger reserve? तो कौन सा टाइगर रिजर्व इंडिया का सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ऑप्शंस आर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। सो द करेक्ट आंसर इज सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। तो अगस्त 19, 2025 को वेस्ट बंगाल बिकेम द इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आफ्टर एक्सपेंशन अप्रूव्ड बाय NBWL। तो इसका एरिया एक्सपैंड किया गया है। इट्स एरिया इंक्रीज बाय 1044 स्क्वायर किलोमीटर टू 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर जस्ट बिहाइंड नागार्जुना श्रीसेलम। तो सबसे पहला कौन सा? नागार्जुना श्रीसेलम टाइगर रिजर्व और सेकेंडली आ गया सुंदरबंस। अब कौन कौन से नए नए रेंजेस है? तो मटला, रायदीघी एंड रामगंगा ब्रिंग ऑल टाइगर बियरिंग मैनग्रोव्स अंडर द मैनेजमेंट और NTCA के फ्रेमवर्क के अंदर। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो कौन सी कंट्री को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? तो ऑप्शंस आर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और जापान। तो करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो एट द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस फुकेत में हुआ जो अगस्त 2025 में, इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ AIBD एग्जीक्यूटिव बोर्ड विथ मैक्सिमम वोट्स। इंडिया ऑल्सो होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस अंटिल अगस्त 2025। ठीक है। और कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। द रामपेज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो रामपेज मिसाइल कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? तो ऑप्शंस आर चाइना, इजराइल, ईरान एंड रशिया। सो द करेक्ट आंसर इज इजराइल। तो रामपेज मिसाइल सुपरसोनिक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, हैज़ रेंज ऑफ अप टू 250 किलोमीटर्स एंड रिसेंटली यूज्ड इफेक्टिवली इन ऑपरेशन सिंदूर। तो किस में यूज़ किया गया? ऑपरेशन सिंदूर में, IAF के द्वारा। ठीक है। तो रामपेज याद रखिएगा इजराइल की मिसाइल है और एयर टू सरफेस मिसाइल है, सुपरसोनिक। तो यहाँ हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला टॉपिक एंड। अब हम आते हैं मेंस के दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वाले पार्ट में उसका आंसर देखेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दो एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ पावरफुल इक्वलाइजर, इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑफन मिरर एंट्रेंस्ड सोशल एंड जेंडर बायसेस। तो देखो पहले लिखा है कि ऑल्दो इंडियन एजुकेशन को कंसिडर किया जाता है पावरफुल इक्वलाइजर, तो पहले ये समझाना है, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफन मिरर एंट्रेंस्ड सोशल एंड जेंडर बायस। ठीक है। तो सोशल एंड जेंडर बायस बताना है। फिर क्रिटिकली एसेस करना है हाउ जेंडर रिलेटेड हर्डल्स इन हायर एजुकेशन एक्सेजरेट इनइक्वालिटीज़। तो यदि यही डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा तो वो इनइक्वालिटीज़ को कैसे बढ़ाता है ये बताना है और सजेस्ट करना है मेजर्स, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये हुए 3 सब टॉपिक्स हमारे। तो हम स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन से, क्योंकि द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट इक्वलाइजर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग सोशल डिस्पैरिटीज़। हाउएवर इंडिया में क्या होता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग जेंडर एंड सोशल हायरार्कीज, लिमिटिंग ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन।
जेंडर बेस्ड जो हर्डल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं विमेन की एक्सेस को, पार्टिसिपेशन को और लीडरशिप को, देयर बाय रीइंफोर्सिंग इनइक्वालिटीज़। जो एग्जिस्टिंग जेंडर रिलेटेड बैरियर्स है हायर एजुकेशन में वो कौन कौन से हैं? तो एसएस एंड एनरोलमेंट गैप्स की बात की जाए तो ऑल्दो फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड, विमेन रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड इन स्टेम, मैनेजमेंट और रिसर्च। तो ऑल्दो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अच्छा हुआ है, लेकिन जो टेक्निकल सेक्टर्स है जैसे स्टेम, मैनेजमेंट और रिसर्च, उसमें विमेन बहुत कम है। फिर सोशो कल्चरल नॉर्म्स की बात करते हैं तो अर्ली मैरिज, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट मेल डोमिनेटेड डिसिप्लिन्स डिस्करेज विमेंस हायर एजुकेशन। ठीक है। फिर कैंपस सेफ्टी और हरासमेंट की बात की जाए तो इनएडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अनसेफ इन्वायरमेंट्स डिटर एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर ग्लास सीलिंग है लीडरशिप में, तो लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन फैकल्टी एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स, तो लेस देन 30% है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस को। फिर इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो विमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कास्ट्स, रूरल बैकग्राउंड्स एंड माइनॉरिटीज़ फेस डबल डिसएडवांटेज। ठीक है। फिर हाउ इनइक्वालिटीज़ डीपेन, तो इनइक्वालिटीज़ कैसे डीपेन होती हैं? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है, जैसे विमेंस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन रिड्यूसेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेज पैरिटी। फिर नॉलेज गैप, तो मेल डोमिनेंस है यदि रिसर्च में एंड पब्लिकेशन में तो वह नैरो करता है डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। सोशल इनइक्वालिटी, तो कंटिन्यूएशन ऑफ पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स इन कैंपसेस लेजिटिमाइट करता है जेंडर रोल्स को और लिमिट करता है एम्पावरमेंट को। फिर पॉलिटिकल एक्सक्लूजन की बात की जाए तो लैक ऑफ विमेन इन एकेडमिक लीडरशिप परपिचुएट्स एक्सक्लूजन एंड ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अब इसके लिए सजेशन क्या है वे फॉरवर्ड? तो पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इंश्योर करना है जेंडर सेंसिटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 विथ टारगेटेड स्कॉलरशिप एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स लाना है, स्ट्रेंथन करना है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को अंडर पॉश एक्ट, जेंडर ऑडिट्स एंड मेंटरिंग सेल्स। फिर प्रमोटिंग विमेन इन स्टेम, तो एक्सपैंड करना है स्कीम्स को लाइक किरण एंड इंसेंटिवाइज करना है यूनिवर्सिटीज़ को फॉर हायर फीमेल एनरोलमेंट इन रिसर्च। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन लाना है, तो कंडक्ट करना है जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो सेट करना है कोटा या टारगेट फॉर विमेन इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप पोजीशंस। और डिजिटल इंटरवेंशंस लाना है जिससे हम लेवरेज कर सकें ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए एसेसिबिलिटी फॉर विमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज़। ठीक है। अब हमने देख लिया बॉडी पार्ट भी, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो वेल एजुकेशन हैज़ द पोटेंशियल टू बी एन इक्वलाइजर, जेंडर बेस्ड बैरियर्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ परपिचुएट सोशल हायरार्कीज़। तो जो जेंडर बेस्ड बैरियर्स हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो परपिचुएट करते सोशल हायरार्कीज़ को इंस्टेड ऑफ डिसमेंटलिंग दैम। A multi-pronged approach involving policy, institutional reforms and cultural change is crucial to make higher education genuinely inclusive and equitable। तो क्या genuinely उनको inclusive और equitable बनाने की बात है। इसीलिए empowering women in campuses will not only promote social justice but also enrich India's intellectual and economic capital। तो क्या बढ़ाएगा? intellectual और economic capital भी बढ़ाएगा। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। Second question is achieving self-reliance in agriculture depends not only on productivity but also on robust knowledge systems। तो क्या बोल रहा है कि यदि हम सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर में अचीव करना है यदि हमको, तो वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता जबकि रोबस्ट नॉलेज सिस्टम्स पे भी डिपेंड करता है। तो एग्जामिन करना है हाउ इंटीग्रेटिंग इंडिजीनियस नॉलेज विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैन एनहांस फूड सिक्योरिटी। तो कैसे जब हम इंडिजीनियस नॉलेज को इंटीग्रेट करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ तो वो एनहांस करेगा फूड सिक्योरिटी को। तो ये है क्वेश्चन। अब हम आते हैं आंसर में। तो सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी एंश्योरिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। While productivity enhancement has traditionally been prioritized, achieving self-reliance in agriculture also requires strengthening knowledge systems। तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज किया गया, लेकिन सेल्फ रिलायंस भी ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, और उसके लिए एसेंशियल है नॉलेज सिस्टम्स को डेवलप करना, स्ट्रेंथन करना। तो इंटीग्रेटिंग इंडिजीनियस विजडम विथ मॉडर्न इनोवेशंस में क्रिएट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट पाथवेज टू एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। अब रोल क्या है इंडिजीनियस नॉलेज का एग्रीकल्चर में? तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीड प्रिजर्वेशन, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो काफ़ी दिनों से यूज़ किए जा रहे हैं। फिर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट स्ट्रेस, तो जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं दे आर बेटर सूटेड टू रीजनल सॉइल, वाटर और क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाए तो फार्मर्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज फॉस्टर्स एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज एंड सोशल कोहेजन। ठीक है। फिर आते हैं हम रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ AI, ड्रोन्स एंड सेंसर्स रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट एंड एनहांसेस एफिशिएंसी। फिर हाई यील्ड वेराइटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो GM क्रॉप्स है, बायो फोर्टिफिकेशन एंड हाइब्रिड सीड्स हैं, वो इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशन को और प्रोडक्टिविटी को। ठीक है।
फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो जो ई नैम है, एग्रीटेक स्टार्टअप है एंड मोबाइल एडवाइजरी सर्विसेज हैं, वो कनेक्ट करती है फार्मर्स को टू मार्केट्स एंड नॉलेज। ठीक है। फिर सिनर्जेटिक बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आएगा जो इंडिजीनियस ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को कंबाइन करेगा विथ मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स एंड इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी। एनहांसेस फूड सिक्योरिटी, तो ब्लेंडिंग न्यूट्रिशन रिच ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक मिलेट्स विथ एडवांस्ड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिड्यूस करता है हंगर को। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जाए तो लोकल सीड वेराइटीज़ प्रिजर्व्ड अलॉन्गसाइड साइंटिफिक ब्रीडिंग इंश्योर करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और फार्मर एम्पावरमेंट, तो रिस्पेक्टिंग फार्मर नॉलेज बिल्ड्स ट्रस्ट इन अडॉप्टिंग मॉडर्न टूल्स। ठीक है। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि क्या सजेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज स्टैब्लिश करना है डाटा बेसिस को थ्रू ICAR एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। फिर पार्टिसिपेटरी रिसर्च मॉडल्स लाना है, इन्वॉल्व करना है फार्मर्स को इन फील्ड ट्रायल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। पॉलिसी सपोर्ट लाना है, प्रमोट करना है स्कीम्स को लाइक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विथ इंडिजीनियस इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग टू स्ट्रेंथन करना है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को फॉर नॉलेज ट्रांसफ़र। मिलेट प्रमोशन है, तो पोस्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज करना है मिलेट बेस्ड फार्मिंग को और कंजम्पशन विद टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, है ना। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाए तो एनकरेज करना है स्टार्टअप्स को, एग्रीटेक फर्म्स को अडेप्ट करने के लिए इनोवेशन फॉर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो ये बॉडी वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो एग्रीकल्चरल सेल्फ रिलायंस इज़ नॉट मियरली अबाउट हायर यील्ड्स बट अबाउट क्रिएटिंग नॉलेज रिच इकोसिस्टम। तो जब ब्रिज करेंगे हम ट्रेडिशनल विजडम को विथ मॉडर्न इनोवेशन, इंडिया कैन एंश्योर सस्टेनेबल फूड सिस्टम, climate resilience and nutritional security. Such an integrated approach will empower farmers, preserve biodiversity और move करेगा nation को closer to true agricultural self-reliance. ठीक है। तो आई होप ये आंसर क्लियर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।